श्री रामविलास जी। 5 मिनट में क्या होगा? नहीं, आप अपनी पार्टी के अकेले ठीक है ना, इसलिए बोलिए, लेकिन थोड़ा कम। सभापति महोदय नहीं कहा दिया तो मैं दूसरे बार बोल लूंगा। सभापति महोदय, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। ये प्रस्ताव पर बोलने का मतलब है जैसे रसगुल्ला खा करके चाय पीना, तो वही हालत है। चूँकि कॉन्फिडेंस मोशन के बाद और फिर 2 दिन से ये चर्चाएं चल रही है, उसके बाद उसी तरह के कुछ बात है। लेकिन मैं कुछ भाषण नहीं दूंगा, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से ना तो प्रधानमंत्री जी हैं, ना तो होम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि अभी तक इतनी चर्चा के बाद ये नेशनल एजेंडा आपने दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो नेशनल एजेंडा का वही है जैसे बुद्ध का जो उपदेश था कि सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, बड़ों की आज्ञा मानो। तो उसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? तो सबको पानी देंगे, सबको खाना देंगे, सड़क देंगे, बिजली देंगे, नौकरी देंगे, इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन इसके बाद कुछ एक मुद्दे हैं, जो मुद्दे उठाए गए उसका जवाब सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया है। जैसे संविधान संशोधन का मामला है, संविधान संशोधन का जो मामला है या समीक्षा का, संशोधन रहता तो कोई अलग बात थी, संशोधन तो होते रहते हैं। लेकिन संविधान की समीक्षा के लिए आप कमीशन बनाएंगे जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, और उन्होंने कहा कि कमीशन जो बनाया जाएगा, कमेटी, उसकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट पर फिर हम लोग कहते हैं विचार करेंगे। लेकिन अभी तक ये हम नहीं समझ पाए हैं कि ये जो संविधान का आप समीक्षा करेंगे वो किन मुद्दों पर करेंगे। पूरे संविधान की आप समीक्षा करेंगे कि संविधान में कुछ एक पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट पर एक, जैसे अभी हंग पार्लियामेंट है, साझा सरकार है, तो पार्लियामेंट कैसे 5 साल तक चले, सरकार भी चलती रहे, हो सकती है सरकार 10 बार बदल जाए, लेकिन पार्लियामेंट 5 साल तक काम करे, और जो बाहर में जाकर के हॉर्स ट्रेडिंग होता है वो पार्लियामेंट में ही उसका निर्णय हो जाए। तो इन तरह के कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर में यदि समीक्षा हो तब तो मेरी बात समझ में आती है। लेकिन एक जनरल तरीके से कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, वो संविधान की समीक्षा के नाम पर, और यदि जैसा कि मान्य सदस्यों ने कहा कि कोई आप हिडन एजेंडा, जिसको मैं कभी हिडन मैं नहीं अभी तक समझ पाया हूं, लेकिन आप उसको लागू करने की बात करेंगे तो एक अलग बात है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आज कम से कम इस बात को साफ करना चाहिए कि संविधान समीक्षा का आपका मतलब क्या है। नंबर दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा और अभी होम मिनिस्टर ने, और ठीक कहा हमारे भाई राजेश पायलट जी ने, कि दोनों में विरोधाभास हो गया। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉन्फिडेंस मोशन के संबंध में कहा, नेशनल एजेंडा के संबंध में, और आज जो होम मिनिस्टर ने कहा, उसमें दोनों में विरोधाभास है। आपने साफ तौर से कहा है, और मैं समझता हूं कि यहाँ अकाली दल हैं, यहाँ सारी पार्टियां हैं, ममता बनर्जी जी हैं, या समता पार्टी के लोग हैं, या हेगड़े साहब की पार्टी के लोग हैं, डीएमके हैं, एमडीएमके हैं, ये एमडीएमके हैं, एआईडीएमके हैं, पीएमके हैं, इल्लू मलाई जी, ये सारे के सारे लोग हैं। और 100 करीब लोग ऐसे गए हैं, 100 करीब आपके साथ में, 179 के अलावे जो लोग आपके पास में हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा से या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 100 लोग आपके पास में गए हैं और जिसके आधार पर आपने बहुमत हासिल किया है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये मथुरा का मामला है, या काशी का मामला है, या 370 धारा है कश्मीर का, या मानते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड का मामला है, या राम जन्मभूमि का मामला है? तो आपने जो नेशनल एजेंडा में कहा है, ये जो राष्ट्रीय एजेंडा है, ये आपका टेम्पररी है या आपका ये परमानेंट है? परमानेंट नहीं, एक मिनट है। मैं वही चाहता हूं कि सरकार को, प्रधानमंत्री को अपने जवाब में इस बात को कहना चाहिए कि आपको साफ साफ घोषणा करना चाहिए कि हमने उन मुद्दों को छोड़ दिया है। यदि आप ये कहते हैं कि ये मुद्दा हमने तब तक छोड़ा है जब तक हमारी साझी सरकार है, साझा सरकार जब तक है तब तक हमने इन मुद्दों को छोड़ दिया है, और जो ही हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, इन सारे मुद्दों को हम लागू करना शुरू कर देंगे। तो उसी के संबंध में माननीय सदस्य का कहना है कि ये
ये जो है हिडन एजेंडा है। तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब अपने जवाब में दें तो इस जवाब में बतलाने का काम करें कि इस मुद्दे को आपने सदा के लिए छोड़ दिया है या इन मुद्दों को तब तक के लिए छोड़ा है जब तक कि आपकी सरकार जो है अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत में नहीं आ जाती है या तोड़ जोड़ करके जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आप मिला करके अपनी सरकार जो है नहीं बना लेते हैं। उसी तरीके से अध्यक्ष जी, सभापति जी, आप जानते हैं कि आपके पास में आप एक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी अपने से बचने के लिए यदि कोई घटना घट जाती है, बाबरी मस्जिद टूट गया, तो आप क्या कहेंगे? हम तो इसमें शामिल नहीं हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हैं। कभी कोई बात आ जाएगा तो आप कहेंगे हम तो शामिल नहीं हैं, आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं। कभी आप कह देंगे हम तो इसमें शामिल नहीं हैं, बजरंग दल के लोग शामिल हैं। अब आपने अलग अलग ग्रुप बना रखा है। डंडा चलाने का मामला होगा, हिंदू मुसलमान से दंगा करवाने का होगा तो बजरंग दल का उपयोग कर लो। पैसा वसूलने का, एक मिनट मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात सुनिए। सही बोल रहे हैं, सुनिए, सही बात बोल रहे हैं। मैं दूसरे पर देखिए, मैं कोई विवाद का मामला नहीं उठाना चाहता हूँ। अरे जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं, जो उसी तरीके मैं बतलाता हूँ ना। हाँ ठीक है, यदि आपका सुनिए, आप यदि कहना चाहते हैं कि जैसे मेरा दलित सेना है, मैं तो वही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं तो वही कहना चाहता हूँ। यदि आप कहते हैं, एक मिनट, यदि आप कहते हैं कि आरएसएस या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद भी आपके इस सारे प्रोग्राम के साथ में है, नेशनल एजेंडा के साथ में है, और तो हमको उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि आप एक स्वर से बोलना शुरू करें और कल आरएसएस दूसरे स्वर से बोलना शुरू करें, जो आज वाणी में झलक रही थी, आडवाणी जी के वाणी से झलक रही थी, हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको प्रेशर पड़ा है। और हम छिपाते नहीं कि दलित सेना से। एक मिनट है। मैं कहता हूं कि मैं तो कभी नहीं छिपाया, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आडवाणी साहब को भी, उन्होंने नहीं छिपाया। उन्होंने कहा कि मैं 14 साल तक आरएसएस में रहा और 14 साल की उम्र से रहा और 70 तक और अभी तक हैं। तो इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि एक मिनट वर्मा जी, अरे भाई जल्दी खत्म होने दीजिए। आप बोल रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं कोई पर नहीं देखिए, ये तो बात ऐसा नहीं है। देखिए आज देखिए सुनिए, एक हो सकता है कि एक जहर हो, एक पोटेट जो है पॉइजन हो, मीठा जहर हो, अंतर दोनों में कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो सभापति जी, मैं नहीं उलझना चाहता हूँ। अरे भाई यदि मेरा कुछ शब्द असंसदीय हो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं कह रही हूँ कि परिचर्चा में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग ले, इसलिए इंटरप्शन थोड़ा कम हो तो अच्छा। इसलिए मैं सभापति महोदया, मैं आपसे इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं मानता हूँ हम लोगों को, तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि राम का नाम सबके साथ में इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन सब लोग, आप लोग राम के उत्तराधिकारी हैं। तो ये कहावत है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन लिया जाए। तो आपने जो प्रधानमंत्री जी ने जो वचन दिया है, कल एक वचन तो हुआ संगमा जी के संबंध में, वो तो प्राण भी नहीं गया, वचन भी चला गया। दूसरा जो वचन है, जो आपने कहा है कि इस तरह मत कीजिए ना। तो मैं बतलाता हूँ, जो आपने राष्ट्रीय एजेंडा के नाम पर जो आपने देश की जनता को वचन दिया है, इस वचन के ऊपर में आप सदा कायम रहेंगे, इस बात का आश्वासन प्रधानमंत्री जी को साफ साफ तौर से राष्ट्र को देना चाहिए। दूसरी बात है, एक मिनट सभापति जी, दूसरी बात है कि कौन आदमी ईमानदार है, कौन आदमी क्या है, ये मामला नहीं है। काम से भी झलकना चाहिए कि आप क्या कहते हैं कि उसके राही हैं। मैं बतलाता हूं, आपने कहा हम लोग तो सेकुलरिज्म की बात कहते हैं, आपने इसमें जेन्युइन सेकुलरिज्म की बात कही है, मतलब हमसे भी 2 कदम आगे चले गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके सारे इन चीजों के बावजूद भी जो माइनॉरिटी के लोग हैं, और खास करके जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके मन में शंका क्यों है आपके प्रति, इसका क्या कारण है?
एक बात और देखिए सभापति जी, यहाँ एक घंटा तक सरकारी पक्ष के लोग बोले हैं, नहीं इस तरह देखिए, मैं ना कॉन्फिडेंस मोशन में बोला हूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहता था यार। हमारी पार्टी इस तरह तो मानते हैं कि हम पॉइंट एक पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ। रामविलास जी, मैं आपसे अन्याय नहीं कर रही, आपका जो समय है उससे मैं ज्यादा दे रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ थोड़ा जल्दी मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा नहीं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। आप हमारे नेचर को जानते हैं, इसके बावजूद भी मैं आपको कितना देर में बोलता था, मैं जल्दी बोल रहा हूँ। तीसरा चीज है आपका हिंदुत्व का मुझको कोई आपत्ति नहीं होता यदि आप भारत की संस्कृति की बात करते हैं। हालांकि हमारे जैसे लोग आपके भारतीय संस्कृति के हर चीज पर गर्व नहीं करते हैं। मैं पश्चिमी सभ्यता का बहुत विरोध करता हूं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने बहुत अच्छी चीजें भी दी है। यदि बैलगाड़ी का युग रहता तो आज दलित का कोई आदमी बैलगाड़ी पर बैठ नहीं पाता। ये युग आया, बस का, रेलवे का आया, हवाई जहाज का आया, आज सब आदमी उसमें बैठ रहा है। धोती पहनने का भी अलग अलग ढंग होता है, पगड़ी बांधने का भी। राजस्थान में पगड़ी बांधने से आप पहचान सकते हैं कि एक ठाकुर साहब का पगड़ी है, ये दलित का पगड़ी है, ये पंडित जी का पगड़ी है, अलग अलग है। तो कपड़ा, ये पेंट और फुल पेंट और शर्ट है जिसमें कोई जात का जल्दी पता नहीं चलता है। नहीं तो गांव में जात पात का पता पहनावा ओढ़ावा घर से भी लग जाता था। तो इसलिए, लेकिन आप संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि उस संस्कृति के साथ में आप हिंदुत्व को जोड़ देते हैं। मुझको आज तक नहीं मालूम है कि ये हिंदुत्व का शब्द का, यहाँ पाटिल साहब बैठे हुए हैं, हिंदुत्व का शब्द हिंदू से निकला होगा। और मैं रामायण पढ़ा हूँ, गीता पढ़ा हूँ, महाभारत पढ़ा हूँ, वेद पढ़ा हूँ, पुराण उपनिषद सब, कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान शब्द भी देखिए, पार्लियामेंट्री हिंदुस्तान का शब्द भी तभी बना है जब हिंदू शब्द आया है। इसके पहले आर्यावर्त था। आप बोलिए रामविलास जी। सभापति महोदया, मैं आप तो जीते ही बीजेपी के रामविलास जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, आप अपनी बात करते जाइए और खत्म कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी सपोर्ट में जीता, बोलो ना। फारसी के शब्द से ईरान से आया है। आप हिंदुस्तान मेरी बात अरे नहीं, बीजेपी का सपोर्ट में जीता है। मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी का सपोर्ट में जीता, बीजेपी का हिंदुत्व को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का काम मत कीजिए। हिंदू शब्द सुनिए, हिंदू शब्द सिंधु से हिंदू शब्द बना है। जो ईरान के लोग आए थे वो 100 के बदले में ह बोलते थे और वहां से हिंदू शब्द बना है, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आप भी पढ़ी होंगी। इसलिए हिंदुत्व को भारतीय संस्कृति से नहीं जोड़ा जा सकता है, नंबर 1। और इसलिए आप जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सभापति महोदया, आग का कोई धर्म नहीं होता है। आग ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, पानी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। उसी तरीके से राष्ट्र ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जिस समय में राष्ट्र को आपने हिंदू शब्द से जोड़ दिया, उस शब्द को नहीं हटा सकते हैं। उस समय में आप इस्लामिक शब्द को नहीं हटा सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का जो मामला है, ये बहुत ही खतरनाक मामला है। हाँ, एक बात मैं चाहूंगा, सब आप बीजेपी का पहले सुनिए ना, आप ममता जी, आपसे मैं कहां लगा हूं। तो मैं सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बात हम लोगों से गलती हुई है कि जिस तरीके से हम लोगों ने सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म शब्द का हम लोगों ने बार बार इस्तेमाल किया है। हम लोग पहले भारतीय जनता पार्टी को कहते थे कि ये पार्टी यथास्थितिवादी की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है, किसानों का जो है किसानों का दुश्मन है, मजदूरों का दुश्मन है। उन सारे चीजों को छोड़ करके हमने कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, हम सेकुलर हैं।
वो कॉमनल है, हम सेकुलर हैं। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में गया कि कॉमनल का मतलब होता है कि हम जो है माइनॉरिटी के समर्थक हैं, मुसलमान के समर्थक हैं, और कॉमनलिज्म का मतलब है कि आप हिंदू के समर्थक हैं। ये आम लोगों के दिमाग में गया, जिससे आपका कोई वास्ता जो है, कोई वास्ता नहीं है। मैं समाप्त, इसलिए मैं साफ करना चाहता हूं कि ये जो आपका नेशनल एजेंडा है, ये नेशनल एजेंडा आपका जो है, मैंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, आपने कॉन्फिडेंस मोशन प्राप्त कर लिया है, विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। अब विश्वास मत प्राप्त करने के बाद आपको 6 महीना, 3 महीना, 10 महीना जो भी हो, आपको टाइम मिलेगा। आपको तो कोई आपको कहने का मौका लोगों के बीच में जाकर के तो नहीं मिलेगा कि साहब हमको मौका नहीं मिला। कल तक तो कहते थे कि ये लोग हमको सत्ता में आने के लिए नहीं दे रहे थे। आज आपको सत्ता में जाने का मौका मिला है, और मैं उस पक्ष में जो 100 लोग बैठे हुए हैं, जो गैर भाजपेयी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए मैं ज्यादा कह रहा हूं कि ये चीज से इनका जो मानसा है, इनका मानसा है कि अपनी शक्ति को, अपनी पार्टी को परमानेंट करो, और तब जो एजेंडा, हिडन एजेंडा जिसको कहते हैं, जो हिडन एजेंडा है, उसको लागू करने का काम करो। इसलिए मैं खत्म कर रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, बिहार के हैं, अरे भाई 5 मिनट की जगह 15 मिनट मैंने समय दिया। देख रहे हैं ना, भारत और पाक के संबंध में मुझको आज तक समझ नहीं पाई कि विरोधाभास। एक तरफ आप कहते हैं एटम बम बनाएंगे, और दूसरे तरफ में रक्षा मंत्री जॉर्ज साहब हैं, हम लोगों के साथ में रहे हैं, हम लोगों के नेता रहे हैं, हमेशा उन्होंने विरोध किया है, एटम बम का विरोध किया है, और हमेशा से इस क्या कहते हैं भारत पाक एका के संबंध में दोस्ती का भी किया है। आप कह सकते हैं कि बम बनाने का, एटम बम बनाने का मतलब दोस्ती में कहीं बाधा नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप ये सरकार बनने के साथ ही ये सिग्नल देकर के आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरफ जिस देश में पीने के लिए पानी नहीं है, एक तरफ जिस देश में लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। आज आप रक्षा का बजट देखिए, दोनों देश का रक्षा का बजट 25,000 करोड़। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं लास्ट बोल के खत्म कर रहा हूँ। 25,000, आप जरा रुकिए उधर से, मैं रोक रही हूँ। 25,000 करोड़ रुपया। अरे सुनिए, कुछ समझने का काम कीजिए ना, हम लोग भी आपके हम लोग भी आप अपनी बात करने चाहिए। आप ना समझी की बात कर रहे हैं। हम लोग जब आए थे, बैठिए, बात कर रहे हैं। रामविलास जी, आप किसी की बात मत सुनिए, अपनी कहते कोई नहीं। सरकार की बात नहीं है, मैं अपनी सरकार में भी था तो भी उसी बात को हमारी कहता दिल्ली था। हमको आज जब आप सरकार में हैं तो आपके संबंध में कह रहा हूँ, 25,000 करोड़ रुपया भारत का डिफेंस के ऊपर में खर्चा होता है। रक्षा मंत्री, यहाँ पूर्व रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। 25,000 करोड़ पाकिस्तान का खर्चा होता है। दोनों को मिला दीजिए, 50,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। और हथियार देने वाला एक ही देश है, वो उसको भी हथियार देता है, हमको भी हथियार देता है। अभी कभी उसको F-16 दे देगा तो कहेगा तुम F-17 ले लो, और फिर उसको कहेगा तुम F-18 ले लो। ये जो युद्ध का मामला है, एक टैंक बनाने में जितना पैसा, एक टैंक खरीदने में जितना पैसा लगता है, उसमें से आप 100 स्कूल और प्राइमरी पाठशाला और आप स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में पैसा नहीं है, और ये हथियार का होर चल रहा है। आप अपनी देश की रक्षा के लिए जो भी उपाय करना हो, देश की रक्षा के लिए कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो हमारा एका है, उससे मित्रता का जो मामला है, उस मित्रता के मामला को हमको क्या कहते हैं कि उसमें आगे बढ़ाने का काम करते रहना चाहिए। उसी तरीके से हमारे साथी, नौजवान साथी फारूक अब्दुल्ला जी के लड़के फारूक, उन्होंने जम्मू कश्मीर के संबंध में कहा है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट और जो कश्मीर हमारा है, इसके डेवलपमेंट के लिए जितना भी काम हो सके हम लोगों को करना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं, शेड्यूल कास्ट के संबंध में। शेड्यूल कास्ट के संबंध में मैं कहना चाहता हूं, टाडा के संबंध में आपने कहा है, शेड्यूल कास्ट के संबंध में हमारे सब साथी यहाँ हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात हुआ कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन में उन्होंने एक पैराग्राफ लिख दिया था कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो खत्म किया जाता है। प्रमोशन में रिजर्वेशन उस समय में शेड्यूल कास्ट के लिए था। हम लोगों ने पार्लियामेंट में, हर पक्ष के लोगों ने उस पर बहुत ही जवाब डाला, और उस समय में सरकार जो है उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मुद्दा था उनका जारी रहेगा, और उसके लिए संविधान में संशोधन भी हुआ। लेकिन सभापति महोदय हमको कहते हुए दुख हो रहा है कि नवंबर 97 में वो अक्टूबर 97 में वो फिर से खत्म कर दिया गया। हम लोगों ने उसको मुद्दा को कैबिनेट में उठाया, हमारी अध्यक्षता में कमेटी बनी,
कमिटी ने जब तक रिपोर्ट दिया, दुर्भाग्य से नवंबर में जो है फिर पार्लियामेंट का जो कहते हैं कि इलेक्शन का घोषणा हो गया और उसके बाद जो है कहते हैं कि वहां सरकार कामकाजी सरकार है, इसलिए उसके ऊपर में निर्णय नहीं लिया गया। और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का मामला है शेड्यूल कास्ट का, संविधान में संशोधन होने के बावजूद भी वो मामला जो है वो रोक दिया गया है। इसलिए पार्लियामेंट्री मिनिस्टर यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो है इस संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करें और जितना जल्दी हो सके इसको जो है प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उस प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू करने का काम करें। और अंत में जो छोटे राज्य का मामला है, उस छोटे राज्य में मैं जरूर चाहूंगा कि जो विदर्भ का स्टेट है उस विदर्भ के स्टेट को जोड़ा जाए। हम सब लोग उसके पक्ष में हैं। और इसी तरीके से जो बोडोलैंड है, हम जब वेलफेयर मिनिस्टर थे, कल्याण मंत्री थे, उस समय में हमने उस मामला को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसलिए इन दो के मुद्दे में तो मैं जानता हूं जब आपने छोटे राज्य बनाने का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से इसको भी क्या कहते हैं कि आप जो है उसमें जोड़ने का काम कीजिए। और जहां तक टाडा का सवाल है, आपने अच्छी बात कही है, उसका सिग्नल अच्छा गया है कि टाडा को आप रिव्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए भी कमेटी बनी थी और हम लोगों ने उसमें रिपोर्ट दिया है कि टाडा के अंदर में जो लोग जेल में बंद हैं, जब टाडा कानून खत्म हो गया है तो उसका सुनवाई जो है जनरल कानून से होना चाहिए। वो जो टाडा के लिए स्पेशल जो कानून है उस कानून के तहत जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो दिया है कुछ एक पॉइंट, उसका जहां हम समर्थन करते हैं, लेकिन आपका जो सरकार का, मैं बार बार मैं कहता हूं कि नेता नीति नियत, इस सरकार का जो है नियत जो है साफ नहीं है और इनका एजेंडा हाथी का दो दांत है, एक दिखलाने के लिए, एक खाने के लिए। और जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो जुड़े हैं, अभी तो आपको कितना बाधा दौर से गुजरना पड़ेगा वो आपको मालूम होगा और उसमें इनका असली दांत रहेगा कि नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।